बारी है। ऋषि ने चीखते हुए साक्षी को पुकारा, साक्षी, भाग जाओ यहाँ से। इसने हमारे दोनों दोस्तों को मार दिया। ये हम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जाओ यहाँ से। साक्षी और ऋषि ने भागने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने बुरी तरह से जकड़ रखा हो। यक्षिणी बेहद फुर्ती से ऋषि के करीब आ गई और वो ऋषि की ओर गुस्से से देखने लगी। वो अपने पंजों से ऋषि की गर्दन पर वार करने ही वाली थी, तभी यक्षिणी के कानों में एक आवाज टकराई। रुक जा, ऐसा करने की सोचना भी नहीं, नहीं तो तेरा अंत निश्चित है। यक्षिणी गुस्से से उस आवाज की ओर देखने लगी। तभी ऋषि और साक्षी ने देखा कि सामने कमरे के मुख्य दरवाजे पर अजय खड़ा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही किसी प्रकार का भाव। वो भावहीन अभिव्यक्ति से यक्षिणी की ओर देख रहा था। कुछ ही पल में ऋषि और साक्षी के सामने यक्षिणी एक काले धुएं के रूप में परिवर्तित होकर बड़ी फुर्ती से जमीन के अंदर समा गई। यक्षिणी के गायब होते ही ऋषि और साक्षी को अपने शरीर में जान आती हुई सी महसूस हुई। वो दौड़कर अजय की ओर भागकर आ गए। साक्षी ने रोते हुए अजय की ओर देखकर कहा, प्रोफेसर आखिर ये क्या बला थी? कौन थी ये? उसने राहुल और पूजा को कितनी बेरहमी से मार दिया। मगर अजय भावहीन नजरों से पूजा और राहुल की लाशों को देखे जा रहा था। अजय ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद अजय उन दोनों की ओर देखकर बोला, ये सब बातें बाद में कर लेना। अपनी जान बचानी है तो इस कमरे से तुरंत निकलो। अगर मैं नहीं आता तो तुम दोनों की लाश भी इसी कमरे में पड़ी होती। चलो जल्दी। इतना कहकर अजय ने उन दोनों को बाहर आने का इशारा किया और उस कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों भी बेहद फुर्ती से बाहर निकल आए। कमरे से बाहर निकलते ही उन सबके कानों में एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर अजय बाहर की ओर भागा और साथ में साक्षी और ऋषि भी। बाहर का नजारा उन दोनों के लिए हैरत भरा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि काली घटा ने पूरे हिमाचल को घेर लिया हो। दोपहर के 12 बजे थे और हर जगह अंधेरा सा छा गया था। तभी एक भयानक हवा का तूफान उठा। ऋषि और साक्षी ने देखा कि जंगल से बेहद भयानक दिखने वाले चीलों का झुंड रिचर्ड पैलेस की ओर बड़ी तेजी से आ रहा था। झुंड देखकर अजय उन दोनों से बोला, तुम दोनों जल्दी मेरे साथ अंदर चलो। इतना कहकर अजय रिचर्ड पैलेस के अंदर उसी कमरे की ओर भागा जिस कमरे में वो कुछ देर पहले जमीन पर बने हुए सर्कल के बीच आंखें बंद करके बैठा था। अजय के पीछे पीछे साक्षी और ऋषि भी भागने लगे। कुछ ही देर में वो तीनों उसी कमरे के अंदर थे। अजय ने बेहद फुर्ती से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही बाहर से आ रही आवाजों का शोर भी आना बंद हो गया। इसे देखकर ऋषि और साक्षी भी हैरान हो गए। कमरे में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी थी। ऋषि ने अजय की ओर देखकर कहा, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और वो लड़की कौन थी जिसने मेरे दोस्तों को मार डाला? मुझे पहले ये बताइए कि इस पैलेस का मालिक अर्जुन कहाँ है? साक्षी अजय के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। उसने देखा कि इतना दहशत भरा माहौल देखकर भी अजय की आंखों में खौफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। साक्षी ने अजय की ओर देखकर कहा, आप आखिर कौन हो? आपकी आंखों में इतना सब कुछ देखकर भी जरा सा भी डर नहीं दिखा मुझे बताइए, बाहर चीलों का ऐसा झुंड क्यों आया है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भयानक दिखने वाली चीलें आज तक नहीं देखी प्रोफेसर। तभी अचानक ऋषि ने बड़ी फुर्ती से कमरे की लाइट ऑन कर दी।
कमरे का मंजर देखकर ऋषि और साक्षी बुरी तरह से चौंक गए। उन दोनों ने देखा कि उस कमरे के अंदर सिवाय तंत्र मंत्र की वस्तुओं के अलावा कुछ भी नहीं था। उस कमरे के फर्श पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का सर्कल बना हुआ था जिस पर अजीब सी भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। उन दोनों को अजय ने बहुत गौर से देखकर कहा, कल अगर शायद मैं तुम दोनों को कुछ बताता तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते, लेकिन तुम दोनों ने यक्षिणी को अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे तुम्हारे दोस्तों का अफसोस है, और तुम जिस अर्जुन की बात कर रहे हो वो कुछ दिन पहले इसी यक्षिणी के हाथों मारा गया है। और सच कहा जाए तो तुम्हारी दोस्तों की मौत का जिम्मेदार भी वही मूर्ख अर्जुन ही था। ये सच नहीं हो सकता प्रोफेसर। मेरी अर्जुन से फोन पर बात हुई थी, और वो तो इस पैलेस के मालिक है ना। भला उनका इन सब से क्या लेना देना? वो सिर्फ एक मामूली बेवकूफ नौकर था और कुछ नहीं। कुछ देर बाद तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। तब तक के लिए चुपचाप बैठ जाओ। इतना बोलकर अजय उस सर्कल के अंदर आंखें बंद करके दोबारा बैठ गया। ऋषि और साक्षी भी फर्श पर ठीक अजय के सामने बैठ गए। मगर बाहर जंगल से निकले उन चीलों के झुंड का रुख फिर से शहर की ओर था। तेज हवाओं के साथ अब बर्फबारी भी होने लगी थी। इंस्पेक्टर विनय अपनी बाइक को फुल रफ्तार से हाईवे पर दौड़ा रहा था। उसके पीछे हवलदार बलराम भी बैठा हुआ था। तभी हवलदार बलराम ने देखा कि बहुत दूर से एक अजीब से दिखने वाली चीलों का झुंड उनकी ओर उड़ता हुआ आ रहा था। वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, ये सब क्या है सर? ये चीलों का झुंड? ये तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर विनय के चेहरे से खून बह रहा था। उन चीलों के झुंड को देखकर उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते वो झुंड उन दोनों के आसपास मंडराने लगा और कुछ ही देर में वो आपस में मिलकर एक परछाई में तब्दील हो गया और एक ही झटके में वो परछाई एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। इंस्पेक्टर विनय और हवलदार बलराम अपनी दहशत भरी फटी फटी आंखों से उस सुंदर स्त्री को देख रहे थे। इंस्पेक्टर विनय को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब देख रहा है। ये सच है या उसका भ्रम। वहीं दूसरी तरफ हवलदार बलराम के चेहरे पर दहशत के साए लहरा रहे थे। इंस्पेक्टर विनय और हवलदार ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके पैरों को जकड़ लिया। इंस्पेक्टर विनय ने अपने पैरों को गौर से देखा और उसकी जान हलक में अटक गई। उसने देखा कि एक बेहद भयानक दिखने वाली किसी अंग्रेज की काली परछाई उसके पीछे थी और हवलदार के पैरों को पकड़े हुए थी। हवलदार बलराम इससे पहले कुछ इंस्पेक्टर विनय को बोलता, तभी उस यक्षिणी का चेहरा बेहद भयानक हो गया और उसने अपने तेज धार पंजों को हवलदार बलराम की गर्दन में गाड़ दिया। एक ही झटके में हवलदार बलराम की गर्दन उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। इसे देखकर इंस्पेक्टर विनय की आंखें दहशत से फटी और यक्षिणी बेहद फुर्ती से इंस्पेक्टर विनय की ओर बढ़ी। रुक जा यक्षिणी, ऐसा मत कर। निर्दोष लोगों की जान मत ले। इंस्पेक्टर विनय ने देखा उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ था जिसका इंस्पेक्टर विनय ने मजाक उड़ाया था। साधु को देखकर यक्षिणी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और वो साधु की ओर देखकर बोली, तुझे क्या लगता है साधु?
तू इसे बचा पाएगा? मैं जानता हूं कि मैं नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन मैं आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। फिलहाल मुझे अभी एक और बलि की जरूरत है, और वो बलि तेरी हो या इसकी, क्या फर्क पड़ता है? तुझे मारने के बाद आज की रात सिर्फ 2 बलि और, उसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर यक्षिणी फुर्ती से साधु के बेहद करीब आ गई और उसने अपने पंजे साधु के पेट में गाड़ दिए और उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल ली। साधु दर्द से कहराता हुआ जमीन पर गिर गया। कुछ ही पल में यक्षिणी एक धुएं में परिवर्तित होकर चीलों के झुंड में बदल गई। और वो झुंड फिर से रिचर्ड पैलेस की जंगल की ओर चला गया। इंस्पेक्टर विनय दौड़ता हुआ साधु की ओर आया और उसने देखा कि साधु की सांसें अभी भी चल रही थी। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपका मजाक उड़ाया था। आखिर आपने मेरे लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? मैं जानता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम अभी जवान हो। मैंने अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन तुम्हें बहुत लोगों की रक्षा करनी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन बाबा, इसका कोई तो अंत होगा। ऐसे तो ये यक्षिणी पूरी दुनिया में कहर मचा देगी। इंस्पेक्टर विनय की बात सुनकर साधु के होंठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। इस यक्षिणी का अंत सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। अब देखना ये होगा कि आज की रात वो जीतेगा या यक्षिणी। इतना कहकर साधु ने दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर विनय फूट फूट कर रोने लगा। उधर रिचर्ड पैलेस में अजय अचानक अपनी आंखें खोलकर अपने सामने बैठे हुए साक्षी और ऋषि से बोला, समय कम है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। साक्षी और ऋषि ने एक दूसरे को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके उन दोनों के सामने एक दृश्य चलने लगा। दृश्य इतना साफ था कि उन दोनों को लगा जैसे वो उस मंजर को देख रहे हों। सन 1940, हिमाचल प्रदेश। रात के अंधेरे में रिचर्ड पैलेस के करीब जंगल में एक अंग्रेज उदास बैठा हुआ था। तेज हवा के साथ हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। कौन है तू और यहाँ सर्दी में क्यों मरने के लिए बैठा है? उस अंग्रेज ने जब नजर उठा के देखा तो सामने एक अघोरी खड़ा हुआ चिलम फूंक रहा था। चले जाओ बाबा,
मेरा मूड बहुत खराब है। जानता हूँ अंग्रेज, तुझे कैंसर है। मौत तेरे सर पर खड़ी है और तू कुछ ही हफ्तों का मेहमान है। उस अघोरी की बात सुनकर रिचर्ड बुरी तरह से चौंक गया। आप ये कैसे जानता है? हाँ? वो सब छोड़, अगर तू चाहे तो जिंदा रह सकता है, बल्कि तू अमर भी हो सकता है। अघोरी की बात सुनकर रिचर्ड उसके पैरों में गिरकर बोला, मेरा नाम। जानता हूँ तेरा नाम रिचर्ड है। अभी कुछ दिन पहले तूने जंगलों में अपना घर बनाया है। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहता है? क्योंकि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, बल्कि मैं शैतान का भक्त हूँ। तो फिर मुझे जल्दी बताओ, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस अघोरी ने रिचर्ड के हाथों में एक किताब थमा दी। उस किताब में हिंदी में मंत्र लिखे हुए थे और रिचर्ड को हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती थी। अघोरी ने रिचर्ड के कानों में यक्षिणी साधना की पूरी विधि बता दी। उस रात के बाद रिचर्ड ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो रात भर लगातार उस किताब में लिखे हुए मंत्रों को दोहराता रहता। रिचर्ड पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता था। उसे रोज सपने में एक सुंदर स्त्री दिखाई देने लगी और वो उसकी पेंटिंग्स रोज बनाने लगा। फिर एक रात उसके कमरे में जैसे भूकंप आ गया हो। उसने देखा कि फर्श पर एक बड़ा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से उसके सपने में आने वाली वो सुंदर स्त्री निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? यक्षिणी। मुझे एक खतरनाक बीमारी है, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? क्या तुम मुझे अमर बना सकती हो? हाँ, उसके लिए तुझे अपनी पत्नी और बेटे की गर्दन काट कर मुझे देनी होगी। रिचर्ड तुरंत कुल्हाड़ी लेकर उस कमरे की ओर चला गया जहां उसकी पत्नी और उसका बेटा सो रहे थे। रिचर्ड ने उस कुल्हाड़ी से एक झटके में अपनी पत्नी और बेटे की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उन दोनों की गर्दन उसी कमरे में ले गया जहां जमीन फटी थी। वो उन दोनों की गर्दन यक्षिणी के हाथ में देने ही वाला था कि उसके कानों में एक आवाज टकराई। रुक जाओ। रिचर्ड ने देखा उसके सामने एक 40 से 45 वर्षीय व्यक्ति खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? मैं एक यक्ष हूँ। मुझे उस अघोरी ने तुम्हारे बारे में बताया था। उसने बोला था कि तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं माननी। जिसने तुम्हें बताया था वो शैतान का पुजारी है। इस दुनिया में तबाही और कहर ढाना ही शैतान का मकसद रहा है। किसी को भी अमर बनाना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है। अपनी पत्नी और बेटे के कटे हुए सर यक्षिणी को भूल के भी मत देना। मगर रिचर्ड ने यक्ष की बात नहीं मानी। वो कटे हुए सर यक्षिणी को देने ही वाला था कि तभी उस यक्ष की आंखों से एक लाल रोशनी निकली। वो लाल रोशनी जमीन पर पड़ते ही रिचर्ड के हाथों से सर गिर गए। जमीन फटी और एक बड़ा गड्ढा हो गया। यक्षिणी उस गड्ढे में गिर गई, मगर जाते जाते उसने रिचर्ड को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही पलों में वो दोनों उस जमीन में समा गए और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो। ऋषि और साक्षी ने अपनी आंखें खोल ली और दोनों हैरत से अजय की ओर देखने लगे। ये सब क्या था? इस रिचर्ड पैलेस के अंदर घटी हुई एक काली घटना जिसे मैंने तुम्हें अभी दिखाया। मैंने देखा कि तुम्हारी आंखों में से रोशनी निकली और रिचर्ड और यक्षिणी जमीन के अंदर समा गए। आखिर हो कौन तुम? मैं कोई इंसान नहीं हूं।
बल्कि एक यक्ष हूं, और ये मेरा असली रूप नहीं है। रिचर्ड मंत्रों का जाप करते हुए प्रवेश द्वार बंद करना भूल गया था, और मैं उसी द्वार के द्वारा इस दुनिया में आया हूं। वो शैतान का पुजारी अघोरी जानता था कि रिचर्ड कोई साधक नहीं है, इसलिए वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और इसीलिए उसने मेरे बारे में सबसे पहले उसे सब बता दिया था। पर जब तुमने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था तो फिर ये यक्षिणी बाहर कैसे आ गई? सिर्फ यक्षिणी नहीं, बल्कि रिचर्ड की परछाई भी, जो यक्षिणी के शिकार में उसकी मदद कर रही है। उस यक्षिणी को वापस बुलाने वाला कोई नहीं बल्कि वो मूर्ख अर्जुन था। उसने तुम चारों को यहां पर एक खास मकसद के लिए बुलाया था। मकसद? कैसा मकसद? तुम सबकी बलि लेने के लिए। लेकिन उससे पहले ही यक्षिणी ने उस मूर्ख को मार दिया, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पाताल लोगों की गहराइयों से आजाद होना था, और उस बेवकूफ ने अपनी बेवकूफी से प्रवेश द्वार खोल दिया, जिसे मैंने बंद किया था। वक्त करीब आ गया है। उस यक्षिणी को सिर्फ 2 बलि लेने की और जरूरत है, और इस शहर में इंसानों की कमी नहीं है। वो किसी भी पल किसी को भी मार सकती है, और फिर उसके बाद प्रवेश द्वार बंद, हमेशा के लिए। और वो चीलों का झुंड? वो सब पाताल लोक में रहने वाले शैतान हैं, और यक्षिणी उनको साथ लेकर आई है अपनी मदद के लिए। एक बात और याद रखना कि उनसे कोई नहीं लड़ सकता। फिर यक्षिणी को खत्म कैसे किया जाए? अब उसे खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिचर्ड की काली परछाई भी अब उसकी मुट्ठी में है, और ना ही अब उसे वापस भेजा जा सकता है। तो फिर अब? सिर्फ एक रास्ता है, मगर उसके लिए मुझे ऋषि तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के द्वारा उसी काल में वापस भेज सकता हूं, जहां पर रिचर्ड अपनी पत्नी और बेटे का कटा हुआ सर पकड़े खड़ा है। ठीक उसी जगह जो तुमने कुछ देर पहले अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। ध्यान रहे ऋषि, तुम्हें रिचर्ड को मारना होगा, और उसके मरते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मतलब टाइम ट्रेवल? अपनी भाषा में तुम ये भी बोल सकते हो। तो तुम खुद जाकर रिचर्ड को क्यों नहीं मार देते? एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह पर रह सकता है, और मैं चाहकर भी उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर अजय ने एक कुल्हाड़ी ऋषि के हाथ में थमा दी। ये लो ऋषि, और याद रखना, जैसे ही तुम उस समय में जाओगे तो किसी की बात सुने बगैर एक ही झटके में रिचर्ड की गर्दन काट लेना। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, और तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा। आप मुझे रोकेंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि वो 80 साल पहले का काल होगा, और 80 साल पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था। गर्दन काटते ही तुम यहां इसी कमरे में स्वयं वापस आ जाओगे, और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो क्या हमारे दोस्त भी फिर से जिंदा हो जाएंगे? नहीं, ऐसा सिर्फ कल्पना में होता है। जिसकी मौत जिस हालात में लिखी होती है वो होकर रहती है। अब देर मत करो। जाओ ऋषि, इस दरवाजे से प्रवेश कर जाओ। ऋषि उस नीली रोशनी के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया। और अगले ही पल उसने खुद को उसी जगह पर पाया जहां रिचर्ड कटे हुए सर पकड़े खड़ा हुआ था। जैसे ही रिचर्ड की नजर ऋषि पर पड़ी, वो चीखता हुआ बोला, कौन हो तुम? तभी ऋषि के कानों में अजय की आवाज टकराई। रुक जाओ। मगर ऋषि की आंखों में उसके दोस्त राहुल और पूजा का चेहरा घूम गया। उसने बिना देरी किए एक ही झटके में रिचर्ड की गर्दन को कुल्हाड़ी से उड़ा दिया। ऋषि ने देखा कि रिचर्ड की गर्दन जमीन पर गिरते ही यक्षिणी बुरी तरह से चीखने लगी। देखते ही देखते वो काले धुएं में बदल गई
और जमीन में समा गई। अगले ही पल ऋषि ने अपने आप को उसी कमरे में मौजूद पाया। साक्षी दौड़कर उससे लिपट गई। ऋषि! मगर ऋषि ने देखा कि अब वहां पर अजय मौजूद नहीं था। ऋषि और साक्षी रिचर्ड पैलेस के बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि बाहर का मौसम बेहद सुहावना था। अब वहां पर मनहूसियत छट चुकी थी। ऋषि ने साक्षी की ओर देखकर कहा, प्रोफेसर कहाँ गए? तुम्हारे वापस आने के कुछ देर पहले ही प्रोफेसर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गए। ऋषि, वो सच में एक यक्ष थे, इंसान नहीं। सही कहा तुमने, लेकिन हमें अपने दोस्तों को खोने का हमेशा अफसोस रहेगा। और वो दोनों भारी मन से उसी दिन अपने शहर लौट गए।